दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हसदेव जंगल के विषय में। और हसदेव जंगल के विषय में हम लोग A to Z जानेंगे, जो अन्य वीडियो में आप लोगों को नहीं मिलेगा। वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो स्वागत है आदिवासी न्यूज़ एक आवाज़, मैं मिस्टर हबील। आज हमारे भारत देश में मातम सा छाया हुआ है, क्योंकि हमारे हसदेव जंगल को काटा जा रहा है। वहाँ पर कोयले खदान के लिए पूरे के पूरे जंगल को काटा जा रहा है और कई सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस विरोध को जानने से पहले हम लोग आज हसदेव जंगल के विषय में जानते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से जीव जंतु है, वहाँ की वनस्पति किस प्रकार से है। आइए हम आज हसदेव जंगल के बारे में A to Z जानते हैं, जो आपको अन्य वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। हसदेव अरण्य जो मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में एक जंगल है। यह जंगल 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है और यह विधि पारिस्थितिकी और गौड़ जैसा आदिवासी समुदाय का घर है। यह छत्तीसगढ़ के उत्तर में हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र के शीर्ष पर है। भारत सरकार ने कोयला खनन का प्रस्ताव रखा है, जिससे जंगल नष्ट हो जाएगा। हसदेव नदी जंगल से होकर बहती है। यह जंगल राज्य के कोरबा, सूरजपुर, सुरजला जिलों के अंतर्गत आता है। आइए हम इस जंगल के परिस्थिति के बारे में जानते हैं। यह जंगल पक्षियों की 82 प्रजातियों और 167 प्रकार की वनस्पतियों का घर है, जिसमें से 18 को संकटग्रस्त और लुप्त प्राय तितलियाँ प्रजातियों को माना जाता है। जंगल हाथियों के लिए एक निवास स्थान है और एक प्रमुख प्रवासी गैलेरिया है, और यहाँ बाघों को देखने जाने की पुष्टि हुई है। भारतीय वन विकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने इसे प्राचीन साल और सागौन के जंगलों से युक्त मध्य भारत का सबसे बड़ा खंडित जंगल के रूप में वर्णित किया है। जंगल हसदेव नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में भी कार्यरत है, जिससे इसका बारहमासी प्रवाह बना रहता है। हसदेव जंगल में अनुमान है कि हसदेव जंगल गौड़, उरांव और अन्य जनजातियों के 10,000 लोगों का घर है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि स्थानीय समुदाय की वार्षिक आय का लगभग 60 से 70% वन आधारित संसाधनों से आता है। आइए हम जानते हैं हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र के विषय में। यह क्षेत्र 1,880 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 23 कोयला ब्लॉक शामिल है। हसदेव अरण्य एक बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिससे 1.359 अरब टन सिद्ध कोयला भंडार और 5.180 अरब अनुमानित कोयला भंडार है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2010 में 1,899 हेक्टेयर जंगल को परसा पूर्व और कांता भवन PKB कोयला क्षेत्र में स्थानांतरित करके कोयला क्षेत्र में खनन करने की सिफारिश की गई थी, जिसे राजस्थान की राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिता RRVUNL को आवंटित किया गया था। जून 2011 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के तहत वन पैनल ने जंगल के परिस्थिति मूल्य और काटे जाने वाले पेड़ों की मात्रा के आधार पर इसकी अनुमति देने के खिलाफ सिफारिश की थी। हालांकि तत्कालीन पर्यावरण मंत्री ने उन्हें खारिज कर दिया था। जयराम रमेश ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चुनौती दी गई, जिससे 2014 में खनन कार्य को निलंबित कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी, जहां मामला लंबित है। जयराम रमेश ने यह कहकर परियोजना के लिए अपनी मंजूरी को उचित ठहराया था कि PKB कोयला क्षेत्र एक अलग जल क्षेत्र के साथ जंगल के जैविक विविधता समृद्ध क्षेत्रों के किनारों पर स्थित थे।
और कोयला बिजली संयंत्र जो पीबीसी कोयला क्षेत्र से कोयले का उपयोग करेगा। एक सुपर क्रिटिकल थर्मल था। कम उत्सर्जन वाले बिजली संयंत्र वन्यजीव संबंधी चिंताओं के लिए उन्होंने भारत वन्यजीव संस्था से एक वन्यजीव प्रबंधन योजना तैयार करने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि योजना को बाद में संशोधित किया गया था और खादान 2 चरणों में बनाई गई। चरण 1 में 762 हेक्टेयर और चरण 2 में 1336 हेक्टेयर जंगल शामिल होंगे। एनजीटी ने इन तर्कों को मानव केंद्रित तर्क के रूप में खारिज कर दिया था, जिससे पर्यावरण केंद्रित कारणों को ध्यान में नहीं रखा गया था, जो यह तय करने के लिए आवश्यक होगा कि विकास टिकाऊ था या नहीं। 13 अप्रैल 2013 को अदानी एंटरप्राइजेस ने घोषणा की कि उसकी सहायक कंपनी अदानी माइंस RRVUNL के साथ एक अनुबंध के तहत PEKB कोयला क्षेत्र के लिए खादान डेवलपर और ऑपरेटर बन जाएगी, जिससे उसे खादान के 425 मिलियन टन कोयला भंडार तक पहुंच मिल जाएगी। चल रहे खनन को नीति की पूर्ति माना गया है, क्योंकि इसे चुनौती देने वाला मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 मार्च 2022 को पीईबी के कोयला क्षेत्रों के चरण 2 विस्तार को मंजूरी दे दी और 6 अप्रैल 2022 को निकटवर्ती पारसा कोयला ब्लॉक में खनन को मंजूरी दे दी। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इसके लिए 2,42,670 यानी 2.5 लाख पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होगी। जबकि स्थानीय गांवों ने तर्क दिया कि पेड़ों को कटाई ने वन अधिकार अधिनियम के तहत दी गए उसके सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों का उल्लंघन किया है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें अधिकार को रद्द करने का प्रयास किया था। वर्तमान अधिनियम के तहत ऐसा करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। स्थानीय पुलिस ने पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। चरण 2 के विस्तार के खिलाफ स्थानीय गांवों के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह प्रदर्शन के बाद अगस्त 2022 के मध्य तक PKB कोयला क्षेत्रों में कोयला खनन रोक दिया गया था, जो इससे विस्थापित या प्रभावित हुए होंगे। हालांकि PBKC कोयला क्षेत्र RRVUNL को आवंटित किए गए थे। खननकारियों को अदानी एंटरप्राइज के लिए 74% हिस्सेदारी के साथ पारसा कैटन क्वाइलरीज लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम के तहत अदानी एंटरप्राइज को आउटसोर्स किया गया था। यह उद्यम विवादास्पद था क्योंकि इससे अदानी को खादान से अस्वीकार कोयला बेचने की क्षमता दी गई थी। अदानी इन कोयलों को कच्चे कोयले की धुलाई के बाद उत्पादित निम्न गुणवत्ता के अस्पष्ट उत्पाद मानते थे। स्क्वेल इन की एक रिपोर्ट में पाया गया कि वे इन कोयलों को 3 अदानी के स्वामित्व खुद के चलने वाले बिजली संयंत्रों को बाजार दरों से काफ़ी कम दरों पर बेच रहे हैं। राज्य के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड, चूँकि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय ने 2020 में थर्मल पावर प्लांटों द्वारा अस्वीकृत कोयले का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए अपने नियमों में बदलाव किया था। यह तर्क दिया गया है कि इन अस्वीकृत कोयलों को भी RRVUNL रन पावर को भेजा जाना चाहिए था। नई खदानों खोलने के बजाय राज्य की बढ़ती कोयला मांगों को पूरा करने के लिए संयंत्र है। रिपोर्ट में रेलवे रिकॉर्ड का उपयोग करते हुए यह भी पाया गया कि कोयले क्षेत्रों से बाहर ले जाए गए 15 मिलियन टन धुले और अस्वीकृत कोयलों में से 2.6 मिलियन टन अस्वीकृत कोयला अडानी पावर के स्वामित्व वाले रायपुर एनर्जी पावर प्लांट में चला गया। 0.08 मिलियन टन रेल के माध्यम से भेजा गया था। साइडिंग, जो 2 बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करती थी, जिसमें से एक स्वामित्व अदानी पावर के पास था, नवंबर 2022 में
एक अन्य अदानी पावर प्लांट महान एनर्जी लिमिटेड को PEKB से रिजेक्ट कोयला प्राप्त हुआ पाया गया। ये अस्वीकृत कोयला 2021 में खरीदे गए कोयले की बाजार दर से काफ़ी कम 450 टन पर खरीदा गया। रायपुर एनर्जी संयंत्र को 2021 में अपनी रेलवे साइडिंग से कुल 5.5 मिलियन टन कोयला प्राप्त हुआ, जिसमें से 2.6 मिलियन टन 65% के साथ अस्वीकृत कोयला था। यह उच्च राख सामग्री और कम कैलोरी मान रिपोर्ट में गणना की गई कि सामान्य रूप से संचालित करने के लिए अपने प्रकार के कोयला बिजली संयंत्र द्वारा आवश्यक उच्च कैलोरी मान और कम राख सामग्री के मिश्रण के लिए या तो संयंत्र को उच्च गुणवत्ता वाले कोयले प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, घरेलू स्रोतों से उपलब्ध था, या वास्तविक दुनिया की स्थितियों में शायद ही कभी हासिल की गई आदर्श अधिकतम दक्षता पर कम करता था। इन्हीं कारणों के कारण स्थानीय समुदायों और गांवों ने लंबे समय से जंगल में खनन गतिविधियों का विरोध किया, क्योंकि वे अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। और चूंकि खनन गतिविधियाँ परिस्थितियों को बाधित करेगी और उनके जल आपूर्ति को प्रभावित करेगी, इसीलिए खनन की अनुमति देने वाले कानूनों और आदेशों को चुनौती दी गई। जंगल में कानून तौर पर हाईकोर्ट, NGT और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति जैसे विरोध संगठनों का गठन किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन जैसे नागरिक सामाजिक समूह द्वारा समर्थन दिए गए। विरोध को सोशल मीडिया और कई शहरी क्षेत्रों से समर्थन मिला। राज्य के लोक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में उसकी पार्टी के सत्ता होने के बावजूद उन्हें जंगल में खनन गतिविधि की दी गई मजदूरी से परेशानी है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पेड़ों की कटाई के विरोध में कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन ने राज्य सरकार को PEKB के खनन के दूसरे चरण को रोकने के लिए मजबूर किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार इस तहत के अभ्यास के लिए ग्राम सभाओं का सहमति आवश्यक है। संविधान छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा फर्जी बनाया गया था, क्योंकि इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी ग्रामीणों को नहीं दी गई थी और ऐसे बैठकों की उपस्थिति सीट में कुछ हस्तक्षेप। इन विरोध के लिए सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी, आइए हम जानते हैं। विरोध के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा ने धर्मजीत सिंह द्वारा पेश एक निजी सदस्य संकल्प को अपनाया, जिसमें केंद्र सरकार ने हसदेव क्षेत्र में सभी कोयले खनन ब्लॉक को आवंटन को रद्द करने का आग्रह किया गया था। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों विधायक के प्रस्ताव लिए द्विदलीय समर्थन के बावजूद दोनों इस बात पर असहमत थे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार को खनन बंद करना चाहिए या नहीं। कांग्रेस का मानना है कि खनन रोकना केंद्र सरकार पर निर्भर है, जबकि भाजपा का तर्क है कि राज्य सरकार को दी गई मजदूरी रद्द करनी चाहिए, खनन गतिविधियों की अनुमति दे। सितंबर 2022 में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेवी ने मुख्यमंत्री बाघेल की सहमति से घोषणा की कि परसा और केटे विस्तार के हिस्से के रूप में खोले जाने वाले 2 नए ब्लॉक में कोई खनन गतिविधि नहीं होगी। हालांकि राज्य सरकार ने स्थानीय ग्रामीणों को साथ लेने के बाद जिला अधिकारियों को PKBC के चरण को जारी रखने की अनुमति दी थी। वॉशिंगटन पोस्ट की जांच में पाया गया कि भाजपा नियंत्रित केंद्र सरकार हसदेव में कोयला खनन के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं के खिलाफ आयकर अधिकारियों, प्रवर्तन निर्देशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसे केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है। आंतरिक दस्तावेज में कथित तौर पर कार्यकर्ताओं पर गुस्सा व्यक्त किया गया, मुकदमे दायर करना आदि, प्रदर्शनकारियों को संगठित करना और सार्वजनिक असंतोष व्यक्त करना। यह पर्यावरणविद पर ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं के साथ खनन पर विवरण साझा करने के लिए भारत की आंतरिक जानकारी प्रकट करने और अडानी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। कोयला मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक साक्षात्कार में हसदेव को जल्द से जल्द चालू करने की सरकार की मंशा बताई और प्रतिक्रिया के पटरी से उतरने को अस्वीकार बताया। सरकार छापों के बाद एक मामले में NGO लाइफ से जुड़ी
वकील जो जंगल के स्थानीय लोगों की ओर से मुकदमा लड़ रहे थे, मामला से हट गए। दोस्तों, मैंने हसदेव अरण्य जंगल के विषय में A to Z सारी जानकारी दी है। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, हमारे वीडियो को कमेंट करें और साथ में और इन जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक व्यक्ति को हमारे इस हसदेव जंगल के विषय में मालूम हो। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को ढेर सारे धन्यवाद।